नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। जी हां, सही सुना आपने। यह घोषणा जो बाइडेन ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे भी करी है। और अमेरिका में बताते चलें, अमेरिका में अभी नवंबर 2024 में ही राष्ट्रपति के चुनाव होने थे, जिसमें डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन को खड़ा किया गया था। और जो दूसरी पार्टी है, दूसरी तरफ से कौन था? इनके प्रतिद्वंदी के रूप में, इनके विरोधी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे। यानी कि जो रिपब्लिकन्स की तरफ से खड़े थे वो थे डोनाल्ड जे ट्रंप। तो अभी आप हाल ही में क्या हुआ आप देखिएगा, ये है जो बाइडेन। आपके इन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें इन्होंने कहा है, इन्होंने जाहिर सी बात है अंग्रेजी में कहा था, ये उसका हिंदी अनुवाद है। आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा। मेरा इरादा फिर से चुनाव लड़ने का रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं इस दौड़ से हट जाऊं। जो बाइडेन, तो इन्होंने खुद ही बताया है, खुद ही कहा है कि अब मैं इस बार के राष्ट्रपति इलेक्शन का पार्ट नहीं रहूंगा। देखिए, आपको पहले ये समझाते हैं, एक बार पूरी कहानी सुनिए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस वीडियो में कि आखिरकार ये सब काम कैसे करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है? क्या वहां भी लोकसभा राज्यसभा होती है जैसे हमारे वहां पर होता है? क्या वहां जैसे हमारे वहां बीजेपी और कांग्रेस होती है, तो क्या वहां पर भी ऐसा कुछ होता है? जी हां, एक्चुअल में ये सब कुछ ऐसा ही है। जो बाइडेन जो थे ये डेमोक्रेट्स थे, माने डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते थे। अब साहब, ये डेमोक्रेट्स क्या हैं? ये क्या बला है? देखिए, जैसे एक बात समझिएगा, आपको हम इसके बारे में एक बार जरा डिटेल में आपको एक बार विश्लेषण करके समझाते हैं। देखिए, इसके लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे भारत में हम यहां कहते हैं कि हमारे पास में, अगर इंडिया की बात करी जाए तो हम कहते हैं कि जैसे हमारे पास बीजेपी और कांग्रेस होती है, समझिएगा, दो पार्टियां हैं हमारे वहां। इनफैक्ट और थोड़ा पीछे चलते हैं, हम कहते हैं जैसे हमारे वहां लोकसभा होती है और दूसरी हमारे वहां राज्यसभा होती है। जैसे हमारे वहां लोकसभा और राज्यसभा होती है, बिल्कुल उसी प्रकार यूएस में क्या होता है, यूएस में जो लोकसभा उसको होती है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसी को कहा जाता है यूएस में, इसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और जो राज्यसभा होती है उसको कहा जाता है सेनेट। आप अगर अंग्रेजी मूवी देखते हैं तो अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, सेनेटर, क्या ये करना सही रहेगा? सेनेटर, क्या ये सही रहेगा? वो सेनेटर कौन है? वो सेनेटर वही राज्यसभा, माने यूएस में जो राज्यसभा होती है उसी को सेनेट कहा जाता है। और यहां पर जो व्यक्ति चुना जाता है उसको सेनेटर कहते हैं। अब देखिए, भारत की राज्यसभा से ये कितना अलग है। भारत में हर राज्य के उसकी जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में सीटें दी जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को मान लीजिए ज्यादा जनसंख्या है तो इसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, राजस्थान के पास में कम जनसंख्या है तो इसको कम से कम सीटें मिलेंगी। वेराज यूएस में क्या होता है, हर एक राज्य से दो दो सेनेटर लिए जाते हैं, रिगार्डलेस वो कितना ही बड़ा राज्य है या वो कितना छोटा राज्य है। तो हर एक राज्य से दो लोगों को चुना जाता है और उन्हीं को सेनेट में लाया जाता है और वही सेनेटर कहलाते हैं। चलिए, ये तो हो गई कि वहां की लोकसभा और राज्यसभा कैसे होती है। फिर बात आती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो वहां पर प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जो जनता द्वारा ही करे जाते हैं। तो अब यानी प्रेसिडेंट भी चुना जाता है पब्लिक के ही द्वारा। हमारे वहां जैसे क्या होता है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके जो भी लीडर होंगे उन्हीं को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। वहां ऐसा नहीं है, वहां पहले से प्रधानमंत्री पद की घोषणा पहले से हो चुकी होती है। अब सुनिएगा, जैसे देखिए, अब डेमोक्रेट्स की बात आती है। हम लोगों ने कहानी शुरुआत करी थी, जैसे आप यहां देख रहे हैं कि ये जो थे, जो बाइडेन साहब जो थे, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। अब साहब, ये डेमोक्रेटिक क्या है? देखिए, जैसे अगर हम बात करें, भारत की बात करते हैं, भारत में बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में एक बड़ी पार्टी है बीजेपी और दूसरी बड़ी पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस। तो जो डेमोक्रेट्स हैं ये बिल्कुल आप कांग्रेस की कॉपी समझ लीजिए। तो जो डेमोक्रेट्स हैं ये आ गए यहां पर, डेमोक्रेट्स। तो जैसे भारत में कांग्रेस है वैसे ही वहां की भी एक लीडिंग पार्टी है जिनको डेमोक्रेट्स बोला जाता है, जिसमें बराक ओबामा डेमोक्रेट्स को ही बिलोंग करते थे, जिसमें कि जो बाइडेन ये भी डेमोक्रेट्स को ही बिलोंग करते थे, जिसमें वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस वो भी डेमोक्रेट्स को ही बिलोंग करती हैं। तो एक फिक्स चीज होती है कि यूएस में जो भी जिस पार्टी का प्रेसिडेंट होता है उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। दोनों लोग जॉइंट टिकट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि प्रेसिडेंट तो डेमोक्रेट्स का है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दूसरी पार्टी का हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा
हर जाने वाला जो राष्ट्रपति होता है वो किसी ना किसी की सिफारिश करता है कि मैं इस व्यक्ति को चाहता हूं कि ये व्यक्ति इस बार राष्ट्रपति बने। जैसे आपने देखा होगा जब जो बाइडेन साहब आने वाले थे, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जब 2020 में यूएस में, तो बराक ओबामा बहुत ज्यादा इनकी तरफदारी करते थे कि हां मैं जानता हूं जो बाइडेन बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और जो बाइडेन को जरूर अगला राष्ट्रपति बनना चाहिए। ये क्यों था? क्योंकि जो बाइडेन भी उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिससे बराक ओबामा बिलोंग करते थे। और अब जाते जाते इन्होंने क्या बोला है, ये देखिएगा, जो बाइडेन ने जाते जाते क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि मेरा पूरा सपोर्ट जो रहेगा ये कमला हैरिस को रहेगा। यानी इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट है ये इंडियन ओरिजिन की है, ये कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उनको जो बाइडेन का पूरा सपोर्ट रहेगा। ये एक प्रथा है जो अमेरिका में चलती है, जब एक प्रेसिडेंट जाता है तो किसी दूसरे को सपोर्ट करता है। और वो क्यों सपोर्ट करता है अब आप समझ गए हैं, क्योंकि कमला हैरिस भी डेमोक्रेट पार्टी की ही है। दूसरी तरफ देखिएगा, अब आते हैं दूसरी पार्टी कौन सी होती है, इसको बोलते हैं यूएस में रिपब्लिकन्स। तो ये जो रिपब्लिकन्स होते हैं ये, अब डोनाल्ड ट्रंप एक रिपब्लिकन है। अब यहां के फेमस प्रेसिडेंट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अब्राहम लिंकन, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब रिपब्लिकन आते हैं। जैसे आपने बीजेपी को देखा, जैसे भारत में बीजेपी है ना, प्राइम मिनिस्टर उनके कई सारे हुए होंगे, उसी प्रकार से रिपब्लिकन्स में हो गए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए, देन अब्राहम लिंकन हो गए। इस प्रकार के काफी फेमस जो नेशनलिस्ट प्रधानमंत्री हैं वो रिपब्लिकन्स ने भी दिए हैं। तो यहां से तो बात समझ आई कि अभी जो बाइडेन नहीं इस बार चुनाव में खड़े होंगे और अब उनकी जगह पर कौन आएगा, शायद कमला हैरिस खड़ी हो, शायद उन्होंने रिकमेंड किया है, लेकिन अभी सेलेक्ट कमिटी ने, मतलब उनकी पार्टी ने ऐसा अप्रूवल नहीं दिया है अभी। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार जो बाइडेन को क्यों हटाया गया? सर हम ये तो सारा सिस्टम समझ गए कि यूएस में होता क्या है। एक और आपको शब्द बताते चले, अक्सर आपने ये बात शायद मिस कर दी हो या मूवीज में सुनते होंगे, समझ में नहीं आता होगा। कैपिटॉल बिल्डिंग हम लोग बोलते हैं वहां पर, कैपिटॉल, कि कैपिटॉल में धमाका हो गया। तो कैपिटॉल का मतलब क्या होता है? जैसे भारत में हम लोग अपनी संसद की बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं ना पूरी बिल्डिंग को, ऐसे ही वहां पर क्या बोला जाता है, वहां पर कैपिटॉल बोला जाता है। माने जो बिल्डिंग है जहां पर ये सब लोग बैठते हैं, हमारे वहां संसद भवन बोलते हैं, उनके वहां कैपिटॉल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, देखिए क्या कारण रहा है। देखिएगा, तो जो बाइडेन ने ये पूरा अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर यहां पर बोला है। अब देखिएगा, कमला हैरिस को नॉमिनेट करा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो कमला हैरिस पहली अफ्रीकन अमेरिकन और पहली इंडियन ओरिजिन की महिला बनेंगी जो कि वहां की प्रेसिडेंट बनेंगी। हटाया क्यों गया? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है, जो बाइडेन साहब की उम्र जो है, ये इन्होंने एक पूरा नोट लिखा है, माय फेलो अमेरिकन, और पूरी चीज इन्होंने बताई है कि भाई 3.5 साल में इन्होंने बहुत प्रोग्रेस करी है, अपने एज अ नेशन इन्होंने बहुत प्रोग्रेस करी है, लेकिन अब ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि इनकी पार्टी में फूट क्यों पड़ी। देखिए, इनकी पार्टी में इनको अब पार्टी वाले ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप आगे चले और आगे जाकर के आप राष्ट्रपति का चुनाव फिर से लड़ें। उसका कारण है, देखिए यूएस में एक कहानी है, यूएस में एक चीज चलती है, प्रेसिडेंशियल डिबेट। 3 कारण मैं आपको बताता हूं, 3 कारण। पहला क्या है? पहला है एज, दूसरा है इनका खुद का गाफिंग। अब गाफिंग क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और तीसरा है प्रेसिडेंशियल डिबेट। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा है प्रेसिडेंशियल डिबेट। अब देखिए, तीनों बहुत ही अच्छे तरीके हैं, तीनों बहुत ही नोवेल तरीके हैं। आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार, इनफैक्ट स्पेशली ये वाला, कि आपको लगेगा भारत में भी ये चीज होनी चाहिए। एज की बात करते हैं तो ये जो बाइडेन साहब हैं, जो बाइडेन साहब की उम्र जो है ये है 81 साल इस समय। और इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपको लग रहा होगा शायद डोनाल्ड ट्रंप की उम्र काफी कम हो, नहीं, ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी 78 ईयर्स के हैं, लेकिन इनकी एज फिर भी ज्यादा है, 3 साल ज्यादा है। अगर अब की जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति को चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं और फिर वो जीतते हैं, तो उनकी उम्र 85 साल तक जा सकती है, जो कि काफी ज्यादा हो जाएगा। तो 1 नंबर चीज आती है एज, जो बाइडेन की एज 81 साल है। दूसरी चीज आती है गाफिंग। गाफिंग मतलब होता है बोलते बोलते भूल जाना या लड़खड़ा जाना। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के से यह बात कभी एक्सपेक्टेड नहीं होती है कि वो ऐसी चीजें कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं, यूट्यूब है, इसमें यूट्यूब में हम क्लिप्स नहीं डाल सकते, नहीं तो हम आपको क्लिप्स डाल करके दिखाते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारे एडिटर साहब अगर हो सके तो इसमें क्लिप डाल दें। जैसे अब यूक्रेन के राष्ट्रपति मिलने आए जो बाइडेन साहब से। जब वो मिलने आए तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत तारीफ करता हूं यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब की, कि उन्होंने इतनी दिलेरी से आए हैं और उन्होंने इतनी दिलेरी से उन्होंने मुकाबला किया है रशिया का। और अब मैं चाहूंगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति इस स्टैंड पर आकर के कुछ बोले, आइए पुतिन साहब। आप बात समझे, अंत में उन्होंने क्या बोल गए, आइए पुतिन।
तो यहां ये इस टाइप की बहुत सारे गूफ अप कर देते हैं बोलते बोलते, और दैट इज ड्यू टू, मे बी ड्यू टू हिज एज। कई बार लोगों ने बोला कि आप अपना समझदारी टेस्ट कराइए जाकर के, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला आप अपनी समझदारी टेस्ट कराइए जाकर के। इनकी, इसको कॉग्निटिव टेस्ट बोलते हैं कि सोचने समझने की क्षमता सही है कि नहीं है। इनकी खुद की पार्टी के लोगों ने भी बोला कि आप एक बार अपना कॉग्निटिव टेस्ट माने समझदारी का टेस्ट कराइए, जिसको कि इन्होंने लगातार ये नकारते आए हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ये बोल रहे होते हैं, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, बोलते बोलते एकदम ऐसे करके रुक जाते हैं और ऐसा देखने लगते हैं कि जैसे हुआ क्या है, एकदम जिसको डम स्ट्रक बोलते हैं, घिग्गी बन जाना जिसको बोलते हैं। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से डेमोक्रेट्स को, यानी कि इनकी पार्टी को बहुत एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज के ऊपर आते हैं, प्रेसिडेंशियल डिबेट। ये एक बड़ा ही नोवेल फीचर है। देखिए यूएस में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा भारत में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला होता है ये पहले से कभी कभी नहीं भी पता होता है। ये होता है कि जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा, एक कुछ आसार बन रहे थे कि इंडिया ब्लॉक जीत जाएगा। अगर जीत जाएगा तो प्रधानमंत्री कौन होगा ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि भाई एग्जैक्टली क्या राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, ये पहले से नहीं बताया गया था। बीजेपी में भी बीच में कंट्रोवर्सी आ गई थी कि बीजेपी खुद नाम क्यों नहीं ले रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, बीजेपी ऐसा खुद क्यों नहीं बोल रही है। ये कंट्रोवर्सी बीजेपी में भी आ गई थी। लेकिन और दूसरी चीज ये है कि यहां डायरेक्टली मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती, यहां डायरेक्टली लोग सवाल नहीं पूछ सकते अपने प्रधानमंत्री से। जबकि यहां दूसरा है, यहां पर क्या होता है, मुद्दे फिक्स करे जाते हैं कि आज सिर्फ एजुकेशन की बात होगी, आज सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी और जनता अपने सवाल पूछ सकती है। ये और दोनों कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाएगा और दोनों एक दूसरे से डिबेट करेंगे। और ये डिबेट इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि आप खुद सोच लें, रियल टाइम में यूएस जैसे देश में 8 से 10 करोड़ लोग इस डिबेट को देखते हैं। 8 से 10 करोड़ लोग, यूएस की पॉपुलेशन ही हमसे 3 गुना कम है, उसके बाद भी 8 से 10 माने हाईएस्ट वॉचिंग हमारा क्रिकेट मैच जो होता है, हमसे 3 गुना कम पॉपुलेशन होने पे भी वो उतनी ही मात्रा में वो इस डिबेट को देखते हैं। यानी आप समझ सकते हैं हमारे वहां जो क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखने का क्रेज होता है वो उनका प्रेसिडेंशियल डिबेट को देखने का क्रेज होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इसका। एक बार क्या हुआ, एक प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही थी सन 1992, 15 अक्टूबर 1992 का टाइम था। यह डिबेट चल रही थी बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में। यह डिबेट इतनी इंपॉर्टेंट होती है, समझिएगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया, डिबेट कर रहे थे, करते करते उन्होंने ऐसे ही बस एक बार अपनी घड़ी देख ली। लोगों को यह मैसेज गया कि वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है, ये लोगों के मुद्दे उनको पसंद ही नहीं आ रहे हैं डिस्कस करना, उनको इतना भी इंटरेस्ट नहीं है इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने का। लोगों का परसेप्शन था, सिर्फ 1 सेकंड की घड़ी देखने का, कि लोगों का परसेप्शन था कि उन्हें मुद्दे ही नहीं पसंद आ रहे हैं, हमारे लिए एक डिबेट करी जा रही है, वो उसमें भी सही से पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं, उनका उसमें भी शायद मन नहीं कर रहा है, वो जाने के लिए घड़ी देख रहे होंगे इसका। और इस एक एक्ट से वो पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए। सिर्फ सबसे ज्यादा आगे होते हुए भी उनको उम्मीद थी कि 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे, सिर्फ एक एक्ट ने उनके 32% वोट मिले उनको, खाली 1992, 15 अक्टूबर 1992 की डिबेट में। इतना इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। और जो बाइडेन साहब, अभी जब ये प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी इनसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो ये प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हार गए। तो ये प्रेसिडेंशियल डिबेट हारना, ये बार बार ऐसा डम फाउंडेड की तरीके से एकदम शांत रह जाना, एकदम से मुंह बंद हो जाना, ये सारे रीजंस हैं कि क्यों जो बाइडेन साहब को डेमोक्रेट्स अब खुद नहीं चाहते, यानी कि उनकी पार्टी अब खुद नहीं चाहती कि ये क्यों इनको इलेक्शन में खड़ा किया जाए, इसीलिए इनको इलेक्शन में नहीं खड़ा किया जा रहा है। और इन्होंने खुद ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा होऊंगा, मेरी जगह मैं प्रपोज करता हूं कि कमला हैरिस को खड़ा किया जाए। हालांकि वो तो जब इनकी पार्टी की अगस्त में मीटिंग ड्यू है, जब वो पार्टी मिलेगी तब वो अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस करेगी दोबारा से। उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी, स्पेशली आपको डेमोक्रेट्स क्या होते हैं, सेनेट क्या होता है, रिपब्लिकन्स क्या होते हैं, ये सब भी समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अच्छा लगा हो, सारी बातें समझ आई हो तो जरूर से बताइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।